सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बीरज स्टडी पॉइंट पर। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रीडिंग इंडियन फिक्शन इन इंग्लिश के बारे में। तो आज की वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है जिन भी स्टूडेंट्स के पास ये सब्जेक्ट है। इट डजेंट मैटर आप किस कोर्स में हो या फिर किस सेमेस्टर में हो, ये सब्जेक्ट सभी कोर्सेज़ के लिए और सभी सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में हो, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ या सिक्स, किसी भी सेमेस्टर में हो, अगर आपके पास ये सब्जेक्ट है तो आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इस सब्जेक्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जो कि आपको आपके एग्जाम में 100% देखने को मिलेंगे। एंड एज यू नो, हम अपनी वीडियो में आपको सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट कंटेंट ही पढ़ाते हैं जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। बेसिकली जिन टॉपिक से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चलिए सबसे पहले बात करते हैं इसके सिलेबस के बारे में। तो मैं आपको बता दूं, इस सब्जेक्ट के सिलेबस के अंदर टोटल आपको 3 यूनिट पढ़नी है और ये तीनों ही यूनिट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यूनिट 1 है जिसका नाम है एस्पेक्ट्स ऑफ द नॉवल, जो कि लिखी थी E.M. फोस्टर ने। तो मैं आपको बता दूं, ये जो E.M. फोस्टर है, इन्होंने एक नॉवल लिखी थी जिसका नाम था एस्पेक्ट्स ऑफ द नॉवल, और ये दुनिया की वन ऑफ द बेस्ट एंड फेमस नॉवेल्स में से एक है जिसके अंदर इन्होंने नॉवल के बारे में डिस्क्राइब किया है कि आखिर नॉवल होती क्या है, इसको किस तरीके से लिखा जाना चाहिए और रीडर्स को किस तरीके से इसको रीड करना चाहिए। आखिर एक नॉवल के अंदर, एक अच्छे नॉवल के अंदर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, इन सभी चीज़ों के बारे में इन्होंने बताया है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट यूनिट है और इसी के ऊपर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसके बाद बढ़ते हैं अपने अगले यूनिट की तरफ। तो हमारा यूनिट नंबर 2 है जिसका नाम है आनंद मठ। तो ये भी एक नॉवल है जिसको लिखा था बंकिम चंद्र चटर्जी ने, और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट नॉवल है जिसके ऊपर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद यूनिट नंबर 3 है आज़ादी, जो कि लिखा था चमन निहाल ने, जो कि बहुत ही फेमस राइटर है इंग्लिश में। तो सिलेबस को जानने के बाद चलिए अब हम बात करते हैं इसके एग्जाम पैटर्न के बारे में। तो मैं आपको बता दूं, ये जो सब्जेक्ट है ये टोटल आपका 70 नंबर का पेपर आता है, जिसे करने के लिए आपको 2 घंटा 30 मिनट दिए जाते हैं। और इसके साथ ही मैं आपको बता दूं, ये जो क्वेश्चन पेपर है ये आपका 2 पार्ट्स में डिवाइड होकर आएगा, पार्ट ए और पार्ट बी। जो पार्ट ए होगा वो बेसिकली 30 नंबर का होगा, जिसके अंदर टोटल 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से आपको कोई भी 3 क्वेश्चन करने होंगे। और मैं आपको बता दूं कि जो पहला क्वेश्चन होगा उसको करना आपके लिए कंपलसरी होगा, एंड जो बाकी के क्वेश्चंस बच गए उनमें से आपको 2 करना होगा। तो ओवरऑल आपको पार्ट 1 में से 3 क्वेश्चंस करने हैं और हर एक क्वेश्चन 10 नंबर का होने वाला है। तो इस तरीके से जो पार्ट ए होगा वो आपका टोटल 30 नंबर का होगा। इसके बाद बढ़ते हैं अपने पार्ट बी की तरफ। जो पार्ट बी है वो हमारा 40 नंबर का रहने वाला है, जिसमें आपको टोटल 6 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, जिसमें से आपको कोई से भी 4 क्वेश्चंस करने होंगे, और यहाँ पर भी हर एक क्वेश्चन 10 नंबर का होने वाला है। तो सिलेबस और एग्जाम पैटर्न को समझने के बाद चलिए अब हम बात करते हैं यूनिट बाय यूनिट, हर एक यूनिट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो यूनिट 1 है जिसका नाम है एस्पेक्ट ऑफ द नोवेल, जिसको लिखा था E.M. फोस्टर ने। तो इस यूनिट से जो फर्स्ट आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, कुछ इस तरीके से आपके एग्जाम में अलग अलग ईयर में अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं। और अगर आप इन सभी क्वेश्चंस को पढ़ते हो तो आप एक कंक्लूजन पे पहुंचोगे कि इन सभी क्वेश्चंस के अंदर बेसिकली हमसे यही पूछा जा रहा है कि E.M. फोस्टर ने जो अपनी नोवेल लिखी थी जिसका नाम था एस्पेक्ट ऑफ द नोवेल, तो उसके अंदर उन्होंने कौन कौन से 7 एस्पेक्ट को बताया है, कि एलिमेंट बताए हैं नोवेल के, उसके बारे में हमें डिस्क्राइब करना है, बताना है। तो अपने आंसर में सबसे पहले हम एक इंट्रोडक्शन लाइन लिखेंगे जिसके अंदर हम ये बताएंगे कि E.M. फोस्टर ने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था एस्पेक्ट ऑफ द नोवेल, और ये जो बुक थी इसको 1927 में पब्लिश किया गया था। और E.M. फोस्टर ने अपने इस बुक के अंदर ये समझाने की कोशिश की है कि आखिर नोवेल क्या होती है और ये कैसे वर्क करती है। और ये जो इनकी बुक है ये सिर्फ और सिर्फ नोवेल की हिस्ट्री को नहीं बताती है, बल्कि ये हर एक नोवेल में पाए जाने वाले इंपॉर्टेंट फीचर्स के बारे में बताती है, जिसके थ्रू हमें ये समझने में मदद मिलती है कि आखिर नोवेल कैसे लिखी जाती है और रीडर्स को उसे किस तरीके से केयरफुली रीड करना चाहिए, पढ़ना चाहिए। और इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि E.M. फोस्टर की इस बुक की सबसे खास बात यह है कि इसकी जो लैंग्वेज है, इस बुक की जो लैंग्वेज है वो काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली और कन्वर्सेशनल है, और इसीलिए इस बुक को समझना काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाता है। और E.M. फोस्टर ये भी बताते हैं कि जो नोवेल होनी चाहिए वो एन्जॉयमेंट वाली होनी चाहिए, एन्जॉयबल होनी चाहिए। तो चलिए इसके बाद अब हम बात करते हैं E.M. फोस्टर ने जो अपनी ये नोवेल लिखी थी एस्पेक्ट ऑफ द नोवेल, तो इसके अंदर उन्होंने कौन कौन से मेन एस्पेक्ट यानी कि पहलुओं के बारे में बताया है।
अपने नोवेल के अंदर कि एक नोवेल के अंदर कौन कौन से मेन फीचर्स होते हैं, कौन कौन से एलिमेंट होते हैं जो कि नोवेल को बेस्ट नोवेल बना देते हैं। तो इसके अंदर इन्होंने सबसे पहले इम्पोर्टेंट बताया है स्टोरी को। तो मैं आपको बता दूं कि फोस्टर के अकॉर्डिंग जो स्टोरी होती है वो नोवेल का सबसे बेसिक एलिमेंट होता है। और इसके अलावा ये बताते हैं कि अगर स्टोरी काफ़ी सिंपल और इंटरेस्टिंग होगी तो जो रीडर होंगे उनकी क्यूरियोसिटी बनी रहेगी और वो ये जानना चाहेंगे कि अब आगे क्या होने वाला है। तो इसीलिए जो फोस्टर है वो ये कहते हैं कि जो स्टोरी होती है वो किसी भी नॉवल की बैकबोन होती है, क्योंकि यही स्टोरी को, यही एक नॉवल को स्ट्रक्चर देती है। लेकिन इसके अलावा ये भी बताते हैं कि केवल और केवल स्टोरी ही इंपॉर्टेंट नहीं होती है नॉवल के अंदर, बल्कि इसके अलावा और भी बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं जैसे कैरेक्टर्स, प्लॉट, इमोशंस, तो ये भी काफ़ी ज़रूरी होते हैं। तो इसके बाद चलिए हम बात करते हैं इसके दूसरे एलिमेंट के बारे में या फिर इसके दूसरे एस्पेक्ट के बारे में, जिसके बारे में E.M. फोस्टर ने अपनी बुक में बताया है। तो इसका दूसरा एस्पेक्ट है कैरेक्टर्स, जो कि एक नॉवल के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो E.M. फोस्टर बताते हैं कि कैरेक्टर्स बेसिकली वो लोग होते हैं जो कि नॉवल के अंदर दिखाई देते हैं और रीडर को स्टोरी से कनेक्ट करने में एक इम्पोर्टेंट रोल निभाते हैं। जो E.M. फोस्टर है वो बताते हैं कि जो कैरेक्टर्स होते हैं वो मेनली दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं हमारे फ्लैट कैरेक्टर्स और दूसरे होते हैं हमारे राउंड कैरेक्टर्स। तो जो फ्लैट कैरेक्टर्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल और ईजी टू अंडरस्टैंड होते हैं और ऐसे जो कैरेक्टर्स होते हैं वो जनरली एक ही आइडिया या फिर एक ही क्वालिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कोई कैरेक्टर काइंड, ग्रीडी या फिर स्ट्रिक्ट हो सकता है। और जो फ्लैट कैरेक्टर्स का जो नेचर होता है वो स्टोरी की बिगिनिंग से लेकर एंड तक उसके अंदर कोई भी ज़्यादा चेंजेस हमें देखने को नहीं मिलता है। तो इसीलिए इनको पहचानना काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाता है। तो इसके बाद जो E.M. फोस्टर वो बताते हैं कि फ्लैट कैरेक्टर के अलावा एक राउंड कैरेक्टर्स भी होते हैं। तो राउंड कैरेक्टर्स के बारे में E.M. फोस्टर बताते हैं कि ये जो है काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और रियलिस्टिक होते हैं और इनमें कई तरीके की क्वालिटीज़ होती है। ये जो कैरेक्टर्स होते हैं ये स्टोरी के दौरान ग्रो होते हैं, डेवलप होते हैं और कई बार ये पूरी तरह से चेंज भी हो जाते हैं। तो इसी रीज़न की वजह से जो रीडर्स होते हैं वो इनसे इमोशनली कनेक्ट हो पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी नॉवल के अंदर कोई पर्सन है जो कि हमेशा से ही स्ट्रिक्ट था, लेकिन उसकी लाइफ में एक टाइम ऐसा आया जिसने उसकी लाइफ को चेंज कर दिया। कोई एक ऐसा मोमेंट हुआ जिसकी वजह से उसकी पर्सनैलिटी में पूरा चेंज आ गया और अब वो स्ट्रिक्ट से काफ़ी ज़्यादा अच्छा बन गया, काइंड बन गया। तो ऐसे में ये जो उस पर्सन के जो करेक्टरिस्टिक है ये काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है, प्रभावित करता है रीडर्स को। वो जो रीडर्स होते हैं वो ऐसे करेक्टर से इमोशनली कनेक्ट हो पाते हैं। तो इसीलिए जो E.M. फोस्टर है वो ये मानते हैं कि जो राउंड कैरेक्टर्स होते हैं वो जनरली नॉवल के सेंटर कैरेक्टर्स होते हैं जो कि स्टोरी को ज़्यादा मीनिंगफुल और पावरफुल बनाते हैं। लेकिन जो E.M. फोस्टर है वो ये भी कहते हैं कि एक नॉवल के अंदर, एक अच्छे नॉवल के अंदर दोनों ही टाइप के कैरेक्टर्स का होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो फ्लैट कैरेक्टर्स होते हैं वो स्टोरी को सपोर्ट करते हैं, जबकि जो राउंड कैरेक्टर्स होते हैं वो स्टोरी के हार्ट होते हैं जो कि रीडर्स के साथ इमोशनल कनेक्शन बनाते हैं। तो इसीलिए E.M. फोस्टर का मानना यह है कि एक सक्सेसफुल नॉवल के लिए दोनों प्रकार के कैरेक्टर्स का होना उसके अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसके बाद चलिए बढ़ते हैं अपने अगले एस्पेक्ट के बारे में, जो कि है प्लॉट। देखिए प्लॉट का मतलब होता है कि नॉवल के अंदर जो भी इवेंट्स हुए हैं उसको मीनिंगफुली अरेंज करना। तो उसका मीनिंगफुल अरेंजमेंट ही प्लॉट होता है। तो जो स्टोरी होती है वो बेसिकली ये बताती है कि क्या हुआ, लेकिन जो प्लॉट होता है वो ये बताता है कि ऐसा क्यों हुआ। तो इसीलिए जो प्लॉट होता है वो स्टोरी के अंदर सस्पेंस और इमोशंस को क्रिएट करता है। तो इसीलिए E.M. फोस्टर ये बताते हैं कि एक अच्छा प्लॉट एक सिंपल स्टोरी को भी थॉटफुल और इमोशनली पावरफुल बना सकता है। और जितना अच्छा प्लॉट होगा उतनी ही ज़्यादा जो नोवेल होगी वो इंगेजिंग और मीनिंगफुल बनेगी। तो इसके बाद चलिए बढ़ते हैं अपने अगले एस्पेक्ट के बारे में, जो कि है फैंटेसी। देखिए फैंटेसी का मतलब होता है नोवेल के अंदर इमेजिनेशंस का यूज़ करना। और जो E.M. फोस्टर है वो फैंटेसी को नोवेल का सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट मानते हैं, क्योंकि फैंटेसी के थ्रू ही जो राइटर होता है वो अपने आइडियाज़ को, अपने इमोशंस को एक प्रभावी तरीके से एक्सप्रेस कर पाता है। एंड जो फोस्टर है, E.M. फोस्टर है, वो ये भी बताते हैं कि जो फैंटेसी होती है वो नॉवल की ब्यूटी और क्वालिटी और क्रिएटिविटी को भी बढ़ा देती है। तो इसीलिए जो E.M. फोस्टर है उनका ये मानना है कि जो फैंटेसी होती है वो रीडर को एक रियलिटी को एक अलग तरीके से, एक इमेजिनेटिव वे से देखने का नज़रिया देती है। तो इसीलिए नॉवल के अंदर फैंटेसी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो तो इसके बाद चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले एस्पेक्ट की तरफ, जो कि है पैटर्न और रिदम। तो मैं आपको बता दूं, पैटर्न का मतलब होता है नॉवल का ओवरऑल डिज़ाइन और स्ट्रक्चर, यानी कि पूरी जो नॉवल है वो किस तरीके से अरेंज्ड है। और जो रिदम है उसका मतलब होता है कि नॉवल के अंदर आइडियाज़, थीम और इमेजिनेशन की रिपीटेशन। तो इसलिए जो E.M. फोस्टर है उनका मानना यह है कि एक वेल स्ट्रक्चर्ड पैटर्न और एक स्मूथ रिदम
नोवेल की आर्टिस्टिक जो ब्यूटी है उसको इंक्रीज़ करता है और इसको काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव नोवेल बना देता है। तो इसके बाद चलिए बढ़ते हैं अपने आखिरी एलिमेंट की तरफ, आखिरी एस्पेक्ट की तरफ, जो कि है टाइम इन द नोवेल। तो एंड में जो ई.एम. फोस्ट है वो टाइम इन द नोवेल के बारे में बताते हैं, जिसके अंदर वो बताते हैं कि जो राइटर्स होते हैं वो टाइम का यूज़ अलग-अलग तरीके से करते हैं। तो ये बताते हैं कि जो राइटर्स होते हैं वो अपने नोवेल के अंदर जो इवेंट्स होते हैं उनको कभी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाते हैं, दिखाते हैं, तो कभी फ्लैशबैक और मेमोरी के थ्रू पास्ट और प्रेजेंट में जोड़ते हैं। तो इस तरीके से जो टाइम का जो प्रॉपर यूज़ है वो नोवेल को काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और रियलिस्टिक बना देता है। तो ये सभी थे एक नोवेल के मेन एस्पेक्ट जो कि मैंने अभी आपको बताए। तो इसी के ऊपर आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, कुछ इस तरीके से आपके एग्जाम में अलग अलग ईयर में अलग अलग तरीके से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अगर आप इन सभी क्वेश्चंस को पढ़ते हो तो आप एक कंक्लूजन पर पहुंचोगे कि इन सभी क्वेश्चंस में बेसिकली आपसे यही पूछा जा रहा है कि आखिर नोवेल को सोसाइटी का रिफ्लेक्शन क्यों कहा जाता है, इसके बारे में बताइए। मतलब नोवेल के सोसाइटी के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ते हैं, इसको समझाइए। या फिर आप कह सकते हो आखिर नोवेल को सोसाइटी का एक मिरर क्यों कहा जाता है, एक दर्पण क्यों कहा जाता है, इसके बारे में बताइए। तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं नोवेल एज अ रिफ्लेक्शन ऑफ सोसाइटी के बारे में। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अ नोवेल इज़ लाइक अ मिरर ऑफ सोसाइटी, क्योंकि नोवेल सोशल लाइफ, कल्चरल वैल्यूज़, पॉलिटिकल सिचुएशंस, इकोनॉमिक कंडीशंस और ह्यूमन प्रॉब्लम्स को रिफ्लेक्ट करते हैं, दिखाते हैं। नोवेल्स के माध्यम से हम सोसाइटी की रियलिटी को बेटर तरीके से समझ पाते हैं, अंडरस्टैंड कर पाते हैं। तो इसमें चलिए सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट इन नॉवेल्स की। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैनी नॉवेल्स अपने टाइम के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को शो करते हैं और ऐसे नॉवेल्स को पढ़कर हमें पास्ट सोसाइटीज़ की रियल सोशल कंडीशंस और तो और सोशल स्ट्रगल्स और लाइफस्टाइल के बारे में नॉलेज मिलती है। और इस टाइप की जो नॉवेल्स होती है वो हिस्ट्री को अंडरस्टैंड यानी समझने में एक इम्पोर्टेंट मदद करते हैं, यानी एक इम्पोर्टेंट सोर्स आप इसे ये कह सकते हो। तो इसके बाद चलिए अब हम डिस्कस करते हैं सोशल क्रिटिकल एंड रिफॉर्म्स की। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैनी नॉवेल्स सिर्फ सोसाइटी को ही नहीं दिखाते, सिर्फ सोसाइटी को ही शो नहीं करते, बल्कि सोशल प्रॉब्लम्स और अनफेयर सिस्टम्स की क्रिटिसिज्म भी करते हैं। और इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा कि जितने भी जो राइटर्स होते हैं वो नॉवेल्स के माध्यम से, नॉवेल्स के थ्रू सोसाइटी की रॉन्ग प्रैक्टिसेस को क्वेश्चन करते हैं और इसके साथ ही सोशल रिफॉर्म की नीड्स को हाईलाइट करते हैं। जो राइटर्स होते हैं वो रेसिज्म, जेंडर इनइक्वालिटी, क्लास डिफरेंसेस और पॉलिटिकल इनजस्टिस जैसे इश्यूज को रेज करते हैं और डिस्कस करते हैं। तो कुछ इस तरीके से जो नॉवेल्स होती है वो सोसाइटी में अवेयरनेस और चेंज लाने का काम भी करते हैं। तो इसके बाद अब हम डिस्कस करते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ कल्चरल वैल्यूज़ की। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि नॉवेल्स सोसाइटी के सोशल, कल्चरल और मोरल वैल्यूज़ को रिफ्लेक्ट करते हैं। इसमें ट्रेडिशंस, कस्टम्स और कल्चरल कन्फ्लिक्ट्स को प्रेजेंट किया जाता है। तो कुछ इस तरीके से नॉवेल्स हमें डिफरेंट कल्चर्स और वैल्यूज़ को अंडरस्टैंड करने में मदद करते हैं, हेल्प करते हैं। तो इसके बाद चलिए हम डिस्कस करते हैं इकोनॉमिक कंडीशन इन सोसाइटी की। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि नॉवेल्स जनरली सोसाइटी की इकोनॉमिक कंडीशन को भी शो करते हैं। राइटर्स अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, हंगर और क्लास डिफरेंस जैसी प्रॉब्लम्स को प्रेजेंट करते हैं, दिखाते हैं। और तो और नॉवेल्स में करैक्टर के माध्यम से हमें ये देखने को मिलता है कि मनी एंड वेल्थ लोगों की लाइफ्स, रिलेशनशिप्स और डिसीजन को किस तरीके से इफेक्ट करते हैं। तो इसके बाद चलिए अब हम डिस्कस करते हैं पॉलिटिकल सिचुएशन की। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैनी नॉवेल्स किसी कंट्री की पॉलिटिकल कंडीशन को रिफ्लेक्ट करते हैं। वो ये शो करते हैं कि गवर्नमेंट्स, लॉज और पॉलिटिकल सिस्टम्स ऑर्डिनरी पीपल की लाइफ को किस तरीके से अफेक्ट करते हैं। और इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि सब नॉवेल्स पॉलिटिकल चेंज को भी सपोर्ट करते हैं, जबकि कुछ नॉवेल्स करप्शन और इनजस्टिस की क्रिटिसिज्म करते हैं। तो इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा कि स्टोरी टेलिंग के माध्यम से राइटर्स पावर, फ्रीडम और राइट्स के बारे में अपने व्यू एक्सप्रेस करते हैं, अपने व्यू को बताते हैं, अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करते हैं। तो इसके बाद चलिए अब हम डिस्कस करते हैं एजुकेशन एंड अवेयरनेस की। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि नॉवेल्स सोशल इश्यूज़ के बारे में अवेयरनेस स्प्रेड करते हैं, यानी फैलाते हैं। जो भी समाज में यानी सोसाइटी में सोशल इश्यूज़ हैं उन्हें रेज करते हैं और लोगों के बीच अवेयरनेस बढ़ाते हैं। और इसके साथ ही वो रीडर्स को इनजस्टिस, डिस्क्रिमिनेशन और ह्यूमन सफरिंग के बारे में एजुकेट करते हैं।
और इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि कई बार नॉवेल्स लोगों को डिफरेंटली थिंक करने के लिए इंस्पायर करते हैं और सोशल रिफॉर्म लाने में हेल्प करते हैं। तो कुछ इस तरीके से हम देख सकते हैं इसी रीज़न की वजह से नॉवेल्स पब्लिक ओपिनियन को शेप करने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो इसके बाद चलिए फाइनली हम बात करते हैं चेंजिंग सोशल वैल्यूज़ की। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि सोसाइटी हमेशा चेंज होती रहती है और नॉवेल्स इन चेंजेस को रिफ्लेक्ट करते हैं और वो शो करते हैं कि मैरिज, एजुकेशन, फ्रीडम और मोरालिटी के जो आइडियाज़ होते हैं वो टाइम के साथ साथ डेवलप होते हैं। तो कुछ इस तरीके से जो नॉवेल्स हैं वो हमें सोसाइटी के चेंजिंग नेचर को अंडरस्टैंड करने में हेल्प करते हैं। सो आई होप आपको सारे के सारे पॉइंट्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो इसके बाद चलिए बढ़ते हैं अपने अगले यूनिट की तरफ। तो अब जो हमारा अगला यूनिट है जिसका नाम है आनंद मठ, जिसको लिखा था बंकिम चंद्र चटर्जी ने। तो पहले हम बात करते हैं कि आखिर इस आनंद मठ नॉवल के अंदर क्या बातें की गई है, इसके बारे में हम पहले बात कर लेते हैं। उसके बाद हम इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो आनंद मठ नॉवल है ये बेसिकली बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा रिटन एक बहुत ज़्यादा फेमस नॉवल है और इस नॉवल को बुक के फॉर्म में 1882 में पब्लिश किया गया था। और इस नॉवल का सबसे इम्पोर्टेंट फीचर ये है कि इसी के अंदर से जो वंदे मातरम सॉन्ग है वो इसी नॉवल के अंदर से लिया गया है, जो कि बाद में इंडिया का नेशनल सॉन्ग भी बन गया। जैसा कि आप जानते ही हो कि इंडिया का जो नेशनल सॉन्ग है वो वंदे मातरम है, जो कि बेसिकली लिया गया था आनंद मठ नॉवल से। तो इसके बाद चलिए हम थोड़ा सा नॉवलिस्ट यानी कि जो बंकिम चंद्र चटर्जी हैं, जो कि इस नॉवल के राइटर हैं, उनके बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। तो उनके लाइफ और करियर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि बंकिम चंद्र चटर्जी का जो बर्थ हुआ था वो 27 जून 1838 में बंगाल में हुआ था, यानी कि आज का अगर हम टाइम पे देखें तो ये वेस्ट बंगाल है। एंड जो बंकिम चंद्र चटर्जी थे वो एक वेल एजुकेटेड ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करते थे और उन्होंने 1858 में अपने बीए की डिग्री कंप्लीट की थी और बाद में उन्होंने 1869 में अपनी लॉ की डिग्री भी कंप्लीट की। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि बंकिम चंद्र चटर्जी ने 1858 में ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन को भी ज्वाइन किया था और उन्होंने डिप्टी मजिस्ट्रेट और डिप्टी कलेक्टर के पोस्ट पर भी वर्क किया था। हालांकि ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर में रहकर भी वो एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नेशनलिस्ट थे और इन्होंने अपने पैट्रियोटिक आइडियाज़ को और जो नेशनल फीलिंग्स है उसको अपनी नॉवेल्स के थ्रू एक्सप्रेस किया। तो इसी रीज़न की वजह से जो बंकिम चंद्र चटर्जी हैं उनको फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन फिक्शन भी कहा जाता है। तो ये तो हमने नॉवलिस्ट के बारे में यानी कि बंकिम चंद्र चटर्जी के बारे में भी जान लिया। तो इसके बाद चलिए अब हम देखते हैं कि आखिर इस यूनिट से किस तरीके के आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो कुछ इस तरीके से आपके एग्जाम में अलग अलग ईयर में अलग अलग तरीके से इस यूनिट से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और अगर आप इन सभी क्वेश्चंस को पढ़ते हो तो आप एक कंक्लूजन पे पहुंचोगे। इन सभी क्वेश्चंस के अंदर बेसिकली हमसे यही पूछा जा रहा है कि ये जो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखी गई नॉवल है आनंद मठ, तो ये किस तरीके से नेशनलिज्म की आइडिया को किस तरीके से ये एड्रेस करता है, यानी कि किस तरीके से ये जो बंकिम चंद्र चटर्जी का ये जो नॉवल है आनंद मठ, इसने इंडियंस के अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग को इम्प्रूव किया, डेवलप किया। तो अपने आंसर में सबसे पहले हम बताएंगे कि आनंद मठ बंकिम चंद्र चटर्जी का एक फेमस नॉवल है जो कि अर्लीस्ट इंडियन नॉवेल्स में से एक है, जो कि नेशनलिज्म की आइडिया को एक्सप्रेस करता है। एंड ये जो नॉवल है ये बेसिकली हमारे मदरलैंड के प्रति जो हमारे लव है, सेक्रीफाइसेस है, जो डिवोशन है, उसकी स्ट्रॉन्ग फीलिंग को ये प्रेजेंट करता है। और इसके साथ ही ये जो नॉवल है ये रीडर्स को इंकरेज करता है कि वो अपने पर्सनल इंटरेस्ट से ऊपर उठकर नेशन को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दें। तो इस नॉवल के अंदर जो बंकिम चंद्र चटर्जी हैं उन्होंने सन्यासीज के थ्रू नेशनलिज्म की फीलिंग्स को बताया है। तो मैं आपको बता दूं कि नॉवल के अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग को सन्यासीज के कैरेक्टर्स के थ्रू शो किया गया है। एंड इस नॉवल के अंदर ये जो सन्यासी है ये अपना पूरी लाइफ कंट्री के सर्व के लिए, कंट्री की सर्व के लिए, उसको आज़ाद कराने के लिए अपनी पूरी लाइफ को डेडिकेट कर देते हैं। एंड ये जो सन्यासीज हैं ये इनजस्टिस और एक्सप्लोटेशंस के अगेंस्ट फाइट करते हैं। और इन सन्यासियों का ये जो मूवमेंट था, ये जो एक्शन था, ये पैट्रियोटिज्म और फ्रीडम की डिज़ायर को रिप्रेजेंट करता है। और इसके अलावा इस नॉवल के अंदर बेसिकली आइडिया ऑफ मदर इंडिया को भी रिप्रेजेंट किया गया है, बताया गया है। तो मैं आपको बता दूं कि इस नॉवल के अंदर इंडिया को मदर इंडिया के रूप में प्रेजेंट किया गया है, जो कि यूनिटी और डिवोशन का सिंबल है। एंड ये जो आइडिया है ये लोगों के अंदर स्ट्रॉन्ग इमोशनल अटैचमेंट को क्रिएट करता है। एंड इसके साथ ही ये पीपल को नेशन की रिस्पेक्ट करने और उसको प्रोटेक्ट करने के लिए इंस्पायर भी करता है। एंड इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने इस नॉवल के थ्रू
वंदे मातरम के रोल को भी प्रेजेंट किया है। तो मैं आपको बता दूं, ये जो फेमस सॉन्ग है जो कि इंडिया का नेशनल सॉन्ग भी है, वंदे मातरम, तो ये नेशनलिज्म की फीलिंग को एक्सप्रेस करने में एक इम्पोर्टेंट रोल निभाता है। एंड ये जो सॉन्ग है ये नॉवल के कैरेक्टर्स को मोटिवेट करता है अपने कंट्री की रिस्पेक्ट करने के लिए और उसको प्रोटेक्ट करने के लिए इंस्पायर करता है लोगों को। और इसके अलावा इस नॉवल के अंदर बंकिम चंद्र चटर्जी ने नेशनलिज्म और स्पिरिचुअलिटी को भी रिप्रेजेंट किया है। तो मैं आपको बता दूं, ये जो नॉवल है ये नेशनलिज्म को स्पिरिचुअल और रिलीजियस आइडिया के साथ कनेक्ट करता है। एंड इस नॉवल के अंदर देश की ये जो सेवा है इसको एक पवित्र कार्य के रूप में भी शो किया गया है। और इसी रीजन की वजह से इस नॉवल के अंदर जो नेशनलिज्म की जो आइडिया है वो और भी ज़्यादा पावरफुल और इंस्पायरिंग बन जाती है। तो इन्हीं सभी पॉइंट्स के बिहाफ पर हम ये कह सकते हैं कि ये जो बंकिम चंद्र चटर्जी का लिखा हुआ नॉवल है आनंद मठ, ये बेसिकली इंडिया के अंदर आइडिया ऑफ नेशनलिज्म की भावना को काफ़ी ज़्यादा एक्सप्रेस करता है, एड्रेस करता है। एंड आई होप अब आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जैसे आपका एग्ज़ाम खत्म होते हैं उसके बाद आप इस वीडियो पर दोबारा आया कीजिए और अपना फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आपको हमारी इस एनिमेशन वीडियो से कितनी हेल्प मिली और हमारे बताए गए क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चन आपको आपके एग्ज़ाम में एग्जैक्टली देखने को मिले। तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताया कीजिए कि जैसे ही आपका ये एग्ज़ाम खत्म हो उसके बाद आपको क्या करना है। जैसे आप गेट से बाहर निकलते हो या फिर ट्रैवल करते हो मेट्रो में, रिक्शे में, बस में, ऑटो में, आप क्या कीजिए इस वीडियो को दोबारा ओपन कीजिएगा और एक छोटा सा कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको हमारी इस एनिमेशन वीडियो से कितनी हेल्प मिली और कितने क्वेश्चन आए एग्जैक्टली जो हमने आपको बताया, क्योंकि आपका ये छोटा सा फीडबैक हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल होता है। और आपके यही छोटे छोटे फीडबैक हमें आगे की वीडियोस बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट करते हैं। और इसके साथ ही अभी आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है और आप एग्जाम से कितने दिन पहले ये वीडियो देख रहे हैं वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और इसके अलावा आप कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताया कीजिए कि आपका जो एग्जाम है वो किस डेट को है। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स सिर्फ अपना एग्जाम बताते हैं इस डेट को है, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पूरी एग्जाम की डेट शीट कमेंट सेक्शन में बताया कीजिए विद डेट विद कंप्लीट एग्जाम नेम, जिससे कि हम आपके लिए आगे की वीडियो अच्छे से बना सकें। अगर आपको इस वीडियो के प्रॉपर आंसर वाले नोट चाहिए तो नोट्स का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, आप वहाँ से नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। नोट आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में मिल जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें, क्योंकि जब आप लाइक करते हो तो हमें मोटिवेशन मिलता है ऐसी और बहुत सी वीडियोस बनाने के लिए। और जब आप वीडियो को शेयर करते हो तो जैसा कि आपको पता ही होगा, नॉलेज बांटने से बढ़ती है। और जब आप हमारी वीडियो पर कमेंट करते हो तो हमें ये पता चलता है कि हम अपनी वीडियो में और क्या इम्प्रूव कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि 5 मिनट की वीडियो को बनाने में काफ़ी मेहनत और 1 से 2 घंटे का समय लगता है। तो आप हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही और वीडियोस को ला सकें। और कमेंट में ये जरूर बताना कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद चलिए बढ़ते हैं अपने अगले यूनिट की तरफ। तो अब जो हमारा अगला यूनिट है जिसका नाम है यूनिट नंबर 3, जिसका नाम है आज़ादी, जिसे लिखा था चमन नेहाल ने, जो कि एक बहुत ज़्यादा फेमस राइटर है इंग्लिश लिटरेचर के अंदर। तो मैं आपको बता दूं कि इनकी ये जो नॉवल है आज़ादी, ये इनकी एक फेमस नॉवल है जिसके बारे में हमें इस यूनिट के अंदर जानने को मिलेगा। तो सबसे पहले चमन नेहाल के बारे में आपको कुछ बातें पता होनी चाहिए कि इनका जो जन्म हुआ था वो 2 अगस्त 1927 में हुआ था सियालकोट में, जो कि पाकिस्तान में है। एंड ये पंजाबी हिंदू फैमिली से बिलोंग करते थे। एंड इन्होंने जो अपनी नॉवल लिखी थी जिसका नाम था आज़ादी, ये बेसिकली रिप्रेजेंट करती है 1947 के पार्टीशन को। तो उस टाइम पे जो पार्टीशन हुआ था तो उसी के ऊपर बेस्ड ये नॉवल है। तो मैं आपको बता दूं, ये जो नॉवल है ये आज़ादी सिर्फ और सिर्फ एक फैमिली की स्टोरी नहीं है, बल्कि ये उन मिलियंस ऑफ पीपल की स्टोरी है जिन्होंने 1947 के पार्टीशन ऑफ इंडिया के दौरान सफरिंग का सामना किया था। एंड इस स्टोरी के अंदर, इस नॉवल के अंदर जो चमन नेहाल है उन्होंने ऑर्डिनरी कैरेक्टर्स के थ्रू, उनके लाइफ के थ्रू ये नॉवल के पेन, सफरिंग और इसके अलावा फियर, इन सब चीज़ों को प्रेजेंट किया है। और इनकी ये जो नॉवल है ये डिस्क्राइब करती है कि कैसे जो फैमिली है वो 1947 के पार्टीशन के बाद अपने ही घर को खो देती है और उसके बाद वो एक न्यू लाइफ स्टार्ट करने के लिए स्ट्रगल करती है। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं, ये जो नॉवल है जिसका टाइटल है आज़ादी यानी कि फ्रीडम, ये भी शो करती है कि उस टाइम पर फ्रीडम के साथ साथ इंडिया के अंदर वायलेंस और ट्रेजिडी भी आई थी। तो इसी के ऊपर ये डिस्क्राइब एक नॉवल है।
तो चलिए चमन निहाल के द्वारा लिखी इस नोवेल के बारे में हम एक समरी की तरह समझ लेते हैं कि आखिर ओवरऑल इस नोवेल के अंदर क्या था। और इसके बाद फिर हम बात करेंगे इस यूनिट से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं उसके बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस नोवेल की बिगिनिंग होती है, स्टार्टिंग होती है सियालकोट से। एंड इस स्टोरी के अंदर लाला काशीराम जो कि एक हिंदू मार्चेंट है, यानी कि व्यापारी है, और वो उनकी फैमिली वहाँ पर रहती है सियालकोट में। एंड ये जो लाला काशीराम है ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल और ट्रेडिशनल मैन है जो कि अपने होम टाउन से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और अपने होम टाउन को कभी छोड़ना नहीं चाहते हैं। एंड इन्हीं का एक बेटा है जिसका नाम है अरुण, जो कि यंग और एजुकेटेड है। और ये जो अरुण है ये नूर से प्यार करता है जो कि एक रिच मुस्लिम फैमिली से बिलोंग करती हुई एक लड़की है। एंड इस नॉवल के अंदर सियालकोट को एक पीसफुल टाउन प्लेस के रूप में प्रेजेंट किया गया था, शो किया गया था पार्टीशन से पहले, जहाँ पर हिंदू मुस्लिम सिख सभी पीसफुली रहते थे एक साथ। बट जब इंडिया का पार्टीशन हुआ तो सब कुछ चेंज हो गया। पार्टीशन के बाद यहाँ पर फियर, एंगर और हेटनेस काफ़ी तेज़ी से फैलने लगी। नेबर्स जो कि पार्टीशन से पहले एक दूसरे पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते थे, वहीं पार्टीशन के बाद एक दूसरे के इनेमीज बन गए थे, दुश्मन बन गए थे। और हर जगह हत्याएं, लूट मार और ये सारी चीज़ें होती जा रही थी। लेकिन बहुत से लोगों के लिए ये फ्रीडम हैप्पीनेस नहीं ला सकी। और लाला काशीराम जैसे लोगों ने अपने ही होम, फैमिलीज और सेफ्टी को जब खो दिया तो उनके लिए ये फ्रीडम बिल्कुल चेंज हो चुकी थी, इसकी मीनिंग। और यहाँ पर पार्टीशन के टाइम पर सेलिब्रेशन की जगह फियर और सैडनेस ने इसकी जगह ले ली थी। एंड पार्टीशन के अनाउंसमेंट के बाद सिचुएशन और भी ज़्यादा ख़राब हो गई थी। 15 अगस्त 1947 में इंडिया इंडिपेंडेंट तो हो गया था, लेकिन कंट्री इंडिया और पाकिस्तान दो अलग अलग कंट्रीज में डिवाइड भी हो गई थी। एंड सियालकोट को पाकिस्तान का पार्ट डिक्लेयर कर दिया गया। एंड वहाँ के जो मुस्लिम थे वो पाकिस्तान के बनने को बहुत ज़्यादा जॉयफुली सेलिब्रेट कर रहे थे, लेकिन वहाँ के जो हिंदू थे, जो सिख थे, वो अपने फ्यूचर को लेकर काफ़ी ज़्यादा अनसेफ फील कर रहे थे। इसके बाद तो जैसे सियालकोट का जो पीसफुल इन्वायरमेंट था वो पूरी तरीके से कोलैप्स कर गया। एंड जो वॉयलेंस था वो पूरे टाउन में फैल गया। एंड इस पार्टीशन के टाइम पर बहुत सारे लोगों को अपना घर खोना पड़ा, बहुत सारे लोगों के घर जला दिए गए, लूट मार की गई, और इसके अलावा बहुत से इनोसेंट पीपल की भी हत्या कर दी गई। एंड लाला काशीराम और उनकी फैमिली को भी सियालकोट को छोड़ने के लिए फोर्स किया गया। और वो और उनकी फैमिली भी इंडिया जाने वाले थाउजेंड्स ऑफ रिफ्यूजीज की तरह अपनी जर्नी को स्टार्ट कर रहे थे। और उनकी ये जर्नी बहुत ज़्यादा पेनफुल थी। और ये जो रिफ्यूजीज थे ये हंगर, फियर और अटैक्स का सामना कर रहे थे। और इनके रास्ते में बहुत सारे लोग जो थे वो मारे भी गए। और इसी की वजह से जो अरुण और नूर का जो प्यार था वो भी बिल्कुल इम्पॉसिबल सा हो गया। और जो धर्म था, रिलीजन था, वो दोनों के बीच में एक बैरियर सा बन गया था। तो लाला काशीराम और उसकी फैमिली जब इंडिया पहुंची तो उनको एक रिफ्यूजी कैंप में रुकना पड़ा। और कैंप की जो लाइफ थी वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट थी। वहाँ पर एक्सट्रीमली ओवर क्राउड, डिसीजेज और बहुत सी बेसिक चीज़ें वहाँ पर थी ही नहीं। एंड जो पीपल थे वो सर्वाइवल के लिए स्ट्रगल कर रहे थे। एंड ऐसी सिचुएशन में जो लाला काशीराम है वो डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं और उन्हें ये महसूस होने लगता है कि उनका सब कुछ खो चुका है अब, जिसकी वजह से जो लाला काशीराम की जो फिजिकल और इमोशनल हेल्थ है वो बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगती है, जिसके बाद वो बीमार होने लगते हैं और फाइनली रिफ्यूजी कैंप में ही उनकी डेथ हो जाती है। एंड उनकी जो डेथ है वो हाईली सिंबॉलिक है और ये उस ओल्ड वे ऑफ लाइफ के एंड को रिप्रेजेंट करता है जहाँ पर डिफरेंट कम्युनिटीज़ कभी एक साथ पीसफुली रहते थे। एंड इतना सब होने के बावजूद भी जो नोवेल के एंड में जो अरुण होता है वो आगे बढ़ने का डिसीजन लेता है और इतने पेन और लॉस के बावजूद भी वो इंडिया के अंदर अपनी लाइफ को दोबारा से रीबिल्ड करना चाहता है। तो इस नोवेल के अंदर जो निहाल है उन्होंने अरुण के थ्रू होप, स्ट्रगल और यंग जनरेशन की स्ट्रॉन्ग स्पिरिट को रिप्रेजेंट किया है। एंड अरुण की ये जो स्टोरी है ये शो करती है कि ग्रेट ट्रेजिडी के बाद भी ह्यूमन बीइंग्स सर्वाइव कर सकते हैं। तो ये थी ओवरऑल पूरी स्टोरी जो कि मैंने आपको बताई इस आज़ादी नोवेल के अंदर। एंड आई होप अब आपको ये स्टोरी अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो इसके बाद चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ कि आखिर इस यूनिट से किस किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो नोट्स को डाउनलोड करने के लिए आपको हमारी किसी भी वीडियो को ओपन करना है, देन आपको जाना है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। जैसे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओगे तो यहाँ पर हमने आपको प्रोवाइड किया है हमारे वेबसाइट का लिंक। जैसे आप इस लिंक पर क्लिक करते हो देन आपके सामने हमारी वेबसाइट ओपन हो जाएगी जो कि कुछ इस तरीके की दिखती है। इसके बाद आपको क्या करना है, नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर आपको क्लास 12 से लेकर ग्रेजुएशन तक और यहाँ तक कि डीएलएड के भी नोट्स मिलते हैं। तो आपको DUSL के नोट्स अगर डाउनलोड करने हैं तो सिंपली आपको यहाँ पर DUSL के जो नोट्स है
इसके लिंक पर क्लिक करना है। जैसे आप लिंक पर क्लिक करते हो उसके बाद आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है आपका सेमेस्टर कौन सा है। लेट्स सपोज हम 4th सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं तो हम 4th सेमेस्टर पर क्लिक करेंगे। हमको 4th सेमेस्टर के नोट्स चाहिए। तो जैसे आप 4th सेमेस्टर पर क्लिक करते हो इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो जितने भी सब्जेक्ट अवेलेबल है यहाँ पर आप उनके नोट्स डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपको हिंदी मीडियम के नोट्स चाहिए तो आप हिंदी मीडियम नोट्स पर क्लिक करोगे। अगर आपको इंग्लिश मीडियम के चाहिए तो आप इंग्लिश मीडियम नोट्स पर क्लिक करोगे। लेट सपोज हम डाउनलोड करने वाले हैं पब्लिक इंस्टीट्यूशन इन इंडिया इसके नोट्स को, और ये हमें चाहिए हिंदी मीडियम में, तो हम यहाँ पर हिंदी मीडियम पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आप जैसे लिंक पर क्लिक करते हो तो आपके सामने एक पेमेंट पेज ओपन हो जाएगा कुछ इस तरीके का। इसके बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, पे एंड डाउनलोड वाले बटन पर क्लिक करना है। और जैसा कि आप देख सकते हो जो प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा रीजनेबल है। अगर आप कंपेयर करो अदर यूट्यूबर्स के मुकाबले तो उनके जो नोट्स होते हैं वो 200 से 300 के होते हैं, लेकिन वही हम आपको ओनली 49 रुपीज़ में ये नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो नोट्स हैं इसके अंदर जितने भी क्वेश्चंस हैं वो अभी तक आपके एग्जाम में अलग अलग ईयर में अलग अलग तरीके से पूछे गए हैं। वो सारे के सारे क्वेश्चंस इसके अंदर आपको मिलने वाले हैं और इसके जो आंसर्स हैं वो टू द पॉइंट है। अगर आप इन आंसर्स को अपने एग्जाम में लिख कर आते हो तो आप डेफिनेटली अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाओगे। और इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हमें ये कमेंट करते हैं कि आप नोट्स को फ्री कर दीजिए। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम खुद भी चाहते हैं कि हम आपको नोट्स फ्री में प्रोवाइड करें, लेकिन अभी हमारा जो चैनल है वो उतना बड़ा नहीं है अदर्स यूट्यूबर्स के मुकाबले। अगर आप उनके कंपैरिजन करोगे तो उनके जो जो सब्सक्राइबर्स होते हैं वो 1,00,000-2,00,000 सब्सक्राइबर्स होते हैं और उनके जो व्यूज़ आते हैं वो 50,000 लाख व्यूज़ आते हैं। और मैं आपसे वादा करता हूँ अगर हमारे भी सब्सक्राइबर्स होते हैं वो 1 से 2 लाख भी पहुँचते हैं और हमारे वीडियो पर 50,000 30,000 भी व्यू आते हैं तो हम आपके लिए नोट्स को फ्री कर देंगे। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि जैसा कि आपको पता ही है नॉलेज बांटने से बढ़ती है और आपका ये सपोर्ट ही हमारी ताकत है। और 49 रुपीज़ बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस है और आप इजीली इसे परचेज़ कर सकते हो, इतना महंगा नहीं है। और आप खुद सोचिए, आप किसी सेमेस्टर में अच्छे मार्क्स चाहते हो वो भी 49 रुपीज़ में, क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो कि पैसे बचाने के चक्कर में सेमेस्टर रिपीट कर देते हैं। और मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा और मैं यही प्रे करूंगा कि आपके जो सेमेस्टर है उसमें अच्छे मार्क्स आएँ। तो आप हमारी पीडीएफ को परचेज़ कर सकते हो, वो भी 49 रुपीज़ में, बहुत ही रीज़नेबल प्राइस है, मैं सच में बता रहा हूँ। तो कुछ इस तरीके से आप हमारे नोट्स को ईजिली डाउनलोड कर सकते हो। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो कुछ इस तरीके से इस यूनिट से अलग अलग ईयर में अलग अलग तरीके से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और अगर आप इन सभी क्वेश्चंस को पढ़ते हो तो आप एक कंक्लूजन पे पहुंचोगे कि इन सभी क्वेश्चंस के अंदर बेसिकली हमसे यही पूछा जा रहा है कि इस आज़ादी, इस पार्टीशन का क्या इम्पैक्ट पड़ा, साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट, इन सभी इम्पैक्टों के बारे में हमें बताना है कि कैसे लव, फ्रेंडशिप, इन सब चीज़ों पे, इन रिलेशनशिप पर कैसे इम्पैक्ट पड़ा, क्या इम्पैक्ट पड़ा, इसके बारे में हमें बताना है। तो अपने आंसर में सबसे पहले हम एक इंट्रोडक्शन लाइन लिखेंगे जिसके अंदर हम ये बताएंगे कि ये जो आज़ादी है ये नॉवल बेसिकली चमन निहाल के द्वारा लिखी गई एक फेमस नॉवल है। और ये जो नॉवल है ये सिर्फ और सिर्फ एक फैमिली की स्टोरी को रिप्रेजेंट नहीं करती, बल्कि उन मिलियंस ऑफ पीपल की स्टोरी को रिप्रेजेंट करती है जिन्होंने पार्टीशन ऑफ इंडिया 1947 के टाइम पर सफरिंग का सामना किया था। एंड चमन निहाल ने इन ऑर्डिनरी कैरेक्टर्स के थ्रू, इनकी लाइफ्स के थ्रू नॉवल के अंदर पेन, कन्फ्यूज़न, फियर और सर्वाइवल को रिप्रेजेंट किया है। एंड ये जो स्टोरी है ये पार्टीशन ऑफ इंडिया के टाइम की है। एंड इस स्टोरी में बताया गया है कि जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो सियालकोट है वो पार्टीशन से पहले एक पीसफुल टाउन था, लेकिन जहाँ पर सभी लोग जो हिंदू, मुस्लिम, सिख थे वो सभी पीसफुली एक साथ रहते थे। बट जो पार्टीशन था उसने सब चीज़ चेंज कर दिया। एंड जो नेबर्स थे जो एक दूसरे पे पहले ट्रस्ट करते थे अब वो एक दूसरे के इनेमीज बन गए, जिसके बारे में मैंने आपको ये सारी चीज़ें बताई। तो नेक्स्ट पॉइंट है फ्रीडम एंड इट्स सैड रियलिटी। तो मैं आपको बता दूं कि नोवेल का टाइटल आज़ादी यानी कि फ्रीडम है, लेकिन ये जो नोवेल है ये फ्रीडम की जगह पेनफुल रियलिटी को प्रेजेंट करती है। एंड इंडिया इस टाइम पर ब्रिटिश रूल से तो फ्री हो गया, लेकिन बहुत सारे लोगों के लिए ये जो फ्रीडम थी ये हैप्पीनेस नहीं लेके आ पाई। मतलब जो लाला काशीराम जैसे लोग थे उनके लिए ये जो इंडिपेंडेंस थी ये शुरुआत में जॉय लेकर आई, एंजॉय लेकर आई, हैप्पीनेस लेकर आई, लेकिन बाद में इसी ने वॉयलेंस के चक्कर में, वॉयलेंस की वजह से इनके हैप्पीनेस को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया। एंड पार्टीशन के टाइम पर जब लोगों ने अपने घर को, अपनी फैमिली को और अपनी सेफ्टी को खोया तब इस फ्रीडम का मीनिंग ही पूरा चेंज हो गया। एंड सेलिब्रेशन की जगह फियर और सैडनेस ने ले ली थी। एंड ये जो नॉवल है ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को राइज करती है कि कैन फ्रीडम अचीव थ्रू द वॉयलेंस ट्रूली कैन बी फ्रीडम। तो इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है ह्यूमन स्ट्रेंथ एंड रिलेशनशिप।
तो मैं आपको बता दूं, ये जो स्टोरी है, ये जो नॉवल है, ये शो करती है कि ह्यूमन बींग्स ग्रेट ट्रेजिडी के बाद भी सर्वाइव कर सकते हैं। एंड इस नॉवल के एंड में जैसे मैंने आपको बताया था, जो अरुण है वो आगे बढ़ने का डिसीजन लेता है इतना सब होने के बावजूद भी। एंड जो अरुण है वो इस नॉवल के अंदर होप, स्ट्रेंथ और यंगर जनरेशन को रिप्रेजेंट करता है, उनकी स्ट्रॉन्ग स्पिरिट को रिप्रेजेंट करता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है आइडेंटिटी एंड डिस्प्लेसमेंट। तो इसके अंदर आप लिखोगे कि पार्टीशन ने मिलियंस ऑफ पीपल को अपने ही घर से बेघर कर दिया था और अपने ही घर को छोड़ने के लिए फोर्सफुल कर दिया था। और उनकी ये जो माइग्रेशन जर्नी थी ये बहुत ज़्यादा पेनफुल थी, जैसा कि हमें नोवेल के अंदर भी देखने को मिलता है। एंड जितने भी ये जो मिलियंस ऑफ रिफ्यूजीज थे, इनको हंगर, फियर और अटैक्स का सामना करना पड़ता है। और उनकी इन जर्नी के दौरान बहुत सारे लोग जो होते हैं वो मर भी जाते हैं। एंड ये जो सिचुएशन है ये उस ओल्ड वे ऑफ लाइफ के एंड को रिप्रेजेंट करती है, जहाँ पर कभी एक टाइम पर अलग अलग कम्युनिटीज़ के लोग एक साथ रहते थे पीसफुली। इसके बाद आप लिखोगे रोल ऑफ वुमेन के बारे में, किस स्टोरी के अंदर वुमेन का क्या रोल बताया गया है। तो मैं आपको बता दूं कि नोवेल पार्टीशन के दौरान वुमेन की सफरिंग को स्ट्रांगली हाईलाइट करता है। एंड चमन निहाल ने वुमेन की स्ट्रगल को भी यहाँ पर बताया कि किस तरीके से पार्टीशन के टाइम पर उनको बहुत सारे दिक्कतों का सामना करना पड़ा, जैसे ह्यूमिलेशन, इसके अलावा फोर्सफुली कन्वर्स जो उनका धर्म परिवर्तन कराया गया। तो ये सभी चीज़ों को भी नोवेल के अंदर प्रेजेंट किया गया है। तो इस तरीके से ये जो नोवेल है ये वुमेन के पेन और स्ट्रगल को रिप्रेजेंट करती है। तो इसके बाद चलिए अब हम बात करते हैं कि जो निहाल है, चमन निहाल है, उनके पर्सनल एक्सपीरियंस के बारे में, जो कि इन्होंने अपने इस नोवेल के अंदर बताया है। तो चमन निहाल अपने इस नोवेल के अंदर उन्होंने बताया है कि उन्होंने खुद भी इस पार्टीशन के एक्सपीरियंस को फील किया है, फेस किया है। एंड जब इंडिया का पार्टीशन हुआ तब वो बहुत ज़्यादा यंग एज के थे। एंड उनका ये जो पर्सनल ट्रोमा है वो उनकी राइटिंग को डीपली इन्फ्लुएंस करता है। एंड लाला काशीराम और अरुण जैसे करेक्टर्स के थ्रू उन्होंने अपने होमलैंड और अपने घर को छोड़ने के पेन और इमोशनल कन्फ्यूज़न को भी प्रेजेंट किया है। एंड निहाल का मानना था कि पार्टीशन मोरल और कल्चरल दोनों व्यू ऑफ पॉइंट से रॉन्ग था। तो ये था इसका आंसर जो कि आपको अपने एग्जाम में लिखना है। तो इसके बाद चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अब हमारा जो अगला प्रश्न इस यूनिट से पूछा जाता है वो बेसिकली ये पूछा जाता है अलग अलग इस स्टोरी के करेक्टर्स के ऊपर। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, कुछ इस तरीके से इस यूनिट से लास्ट टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। इसका जो आंसर है वो आपको हमारे PDF नोट्स में मिल जाएगा। बाकी के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आपको हमारे इस PDF के अंदर मिलने वाले हैं, और इस PDF का लिंक मैंने आपको अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया है। आप वहाँ से इस PDF को इजीली डाउनलोड कर सकते हो। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि टाइम बहुत कम है और इस टाइप की वीडियोज़ बनाने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा PDF को डाउनलोड कीजिए, अपने एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कीजिएगा। तो जैसे आप हमारी PDF को डाउनलोड करते हो, सबसे ऊपर यहाँ पर आपको शो होगा सब्जेक्ट का नेम, जो कि है रीडिंग इंग्लिश फिक्शन इन इंग्लिश। और जैसे कि आप देख सकते हो इस PDF के अंदर सबसे पहले आपको मिलने वाला है लेटेस्ट सिलेबस, उसके बाद एग्जाम पैटर्न, और उसके बाद आपको मिलने वाला है यूनिट बाय यूनिट हर एक यूनिट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये वो सभी क्वेश्चंस हैं जो कि अभी तक आपके एग्जाम में अलग अलग ईयर में अलग अलग तरीके से पूछे गए हैं। और इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसके जो आंसर्स हैं वो ईजी टू अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में, अगर आप 1 से 2 बार भी पढ़ते हो तो आपको ये आंसर ईजिली याद हो जाएंगे। और इसके अलावा ये जो आंसर्स हैं ये बहुत ज़्यादा एक्यूरेट हैं। अगर आप इन आंसर्स को अपने एग्जाम में लिख के आते हो तो आप डेफिनेटली अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाओगे। तो यहाँ पर होती है PDF खत्म। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।